शेख साहब आदाब और स्वागत है बहुत दिनों बाद। आप उम्मीद है कि स्वास्थ्य ठीक होगा, आपकी तंदुरुस्ती कायम रहे। शेख साहब ये बताइए, ये एक जो हॉकिफ साहब का भी लेटर आया है कि राम माधव जी आप सब लोगों को याद होंगे, कश्मीर में जब नई सरकार पीडीपी के साथ बीजेपी बना रही थी तो यही नेगोशिएट किए थे। आज का मुद्दा यह है शेख साहब कि ये बीजेपी वोट के लालच में देश के राज्यों में लड़ाई, आपस में लोगों से में नफरत फैलवाती है, आपस में लड़ाई करवाती है। कश्मीर में आप सब लोग इसको भुक्तभोगी हैं। थोड़ा कश्मीर के बारे में बताइए, आपको कुछ उम्मीद है कश्मीर में इलेक्शन होने की, कि कश्मीर जैसे है वैसे ही चलता रहेगा? शेख साहब। कश्मीर में तो अभी तो कश्मीर में इलेक्शन होने के कोई आसार दिखाई नहीं पड़ते हैं। जो हदबंदी की है वो भी जो डिलिमिटेशन कमीशन है, तो उसमें वो जो बीजेपी की ऑफिस में बना है लिस्ट, तो उसमें हिंदुओं को एक तरफ कर दिया है और मुसलमानों को एक तरफ कर दिया है। और ये इस मुल्क के लिए नहायत ही खतरनाक खेल है जो खेल रहे हैं। तो ऐसी हालत में मुझे लगता है कि ये सिर्फ ये मुल्क को कमजोर करने की कोशिश हो रही है, और मुल्क कमजोर होगा मतलब माइनॉरिटी मेजॉरिटी सारे इकट्ठे होंगे तो तब जाकर आज़ादी मिली थी। तो अब इसको बरकरार रखने के लिए दोनों का आपस में मेल जोल जो है वो लाजमी है। लेकिन जिस अंदाज से मेजॉरिटी माइनॉरिटी के नाम से इस वक्त लड़ाई लड़ी जा रही है, और उस मामले में मुझे लगता है कि ये मुल्क को कमज़ोर करने की एक कोशिश है। एक बार बहुगुणा जी जो यूपी के ही रहने वाले थे, उन्होंने मुझे उनका लेक्चर अभी याद है, वो अटल भाई पटेल भवन में दिल्ली में उन्होंने लेक्चर दिया था। उन्होंने कहा था कि रोटी कहाँ से तोड़ते हैं, किनारे से तोड़ते हैं, बीच में से तो नहीं तोड़ते। तो अब पहले हिंदुस्तान के जोग्राफिया पर नजर डालिए। कश्मीर में कौन बसता है? माइनॉरिटी। पंजाब में कौन बसता है? माइनॉरिटी। साउथ में केरल में कौन बसता है? माइनॉरिटी। नॉर्थ ईस्ट में कौन बसता है? माइनॉरिटी। और माइनॉरिटीज को इस तरह से दरकिनार करके जो खेल खेला जा रहा है, ये मुल्क के लिए, फ्यूचर के लिए बहुत नुकसानदेह होगा। ऐसे हालत में मुझे लगता है कि जिस तरीके से ये गवर्नमेंट चल रही है और जिस अंदाज से ये गवर्नमेंट इसको मुल्क को डील कर रही है, ऐसी हालत में आज जम्मू कश्मीर में, खासकर जम्मू में, वो लोग जो 370 के हक में थे वो आज इसके खिलाफ लड़ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि स्टेट का दर्जा करो, 370 बहाल करो, और इस सारे मामले में वो फाइट कर रहे हैं कि उनको लगता है कि ये जितना जोर पड़ेगा, ये जम्मू, कठुआ और सांबा के जो जिले हैं जो हिंदुस्तान की हद के साथ लगने वाले हैं, कोई किश्तवाड़ नहीं जाएगा, कोई बारामूला नहीं जाएगा, कोई कुपवाड़ा नहीं जाएगा, कोई लेह में नहीं जाएगा, लद्दाख में नहीं जाएगा। ऐसी हालत में जो सर्विसेज के मामले में है वो भी इन्हीं लोगों को निशाना बनना है। क्राइम के लिहाज से भी जो इन्हीं दो तीन जिलों में क्राइम बढ़ रहा है, और उसमें ज़्यादातर आउटसाइडर जो हैं वो जम्मू कश्मीर से बाहर के लोग हैं, वो हैं। और इन हालात में मुझे लगता है कि माइनॉरिटी मेजॉरिटी के नाम से जो खेल खेला जा रहा है, ये मुल्क के लिए बहुत नुकसानदेह है और ख़तरनाक किस्म का है। ऐसी हालत में जब उन्होंने कहा था कि बहुगुणा जी ने कहा था कि ये मुल्क के बॉर्डर पर हमेशा माइनॉरिटीज़ बसती हैं, माइनॉरिटीज़ को कुछ कंसेशन भी देनी पड़ती हैं, और इसलिए उस एरिया के लोगों के लिए साथ जो मेजॉरिटी माइनॉरिटी वाले हम सब लोगों को इकट्ठे चलना पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से आज ये उत्तराखंड का जो मामला आया है, या लव जहाज के नाम पे लव जमीन का मामला है, दूसरी भी मामले हैं, तो इस सारे सिलसिले में ये मुल्क को कमज़ोर करने की एक कोशिश है। और ये मैं समझता हूँ हम लोगों को इन तमाम मुद्दों पर स्टैंड लेने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि ये रास्ता जो है गलत है, और बाहर के लोग जो हैं, बाहर के मिनिस्टर आकर के यहाँ, कोई फूरी साहब आते हैं, कोई दूसरे आते हैं, कोई रेड्डी साहब आते हैं,
वो सर्टिफिकेट देते हैं कि यहाँ 370 खत्म होने के बाद, यहाँ 370 के खत्म होने के बाद अफरा तफरी का माहौल है और एक तरह से बेकारी बढ़ गई है, गरीबी बढ़ गई है और तरह तरह की रिश्वतखोरी बढ़ गई है और तरह तरह के और मसले पैदा हो गए हैं और बजाय इसके कि इससे मुल्क को नुकसान पहुंचा है। और ऐसे हालत में मुझे लगता है कि जो ये एक सेल्फ गोल किया गया है अपने अपने पांव पर खुद, क्योंकि 3 बड़े इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं जो जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान का हिस्सा बनाते हैं। एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है जिसमें 370 भी था और एक जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें हम यहाँ की चुनी हुई असेंबली ने कहा है कि हम हिंदुस्तान के साथ इल्हाक हमने किया है और हम इसके एक हिस्से के तौर पर रहना चाहते हैं। और एक महाराजा हरि सिंह का डॉक्यूमेंट है तो आज जिसमें उन्होंने एक्सेशन किया है, तो उस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में उन्होंने लिखा हुआ है कि 3 महकमे सिर्फ दिए हैं सेंटर को। उन्होंने दिया है रसल और रसाइल, फॉरेन अफेयर्स एंड डिफेंस, और इसके अलावा बाकी मामलों में स्टेट को उन्होंने खुद मुख्तियारी रखा है। ऐसी हालत में मुझे लगता है कि जिस तरीके से प्रेजेंट गवर्नमेंट चल रही है वो मुल्क के लिए नुकसानदेह है, मुल्क के यकजहती के लिए नुकसानदेह है, मुल्क की तकसीम के खिलाफ है और मुल्क के इस तरीके से जो है इस मुल्क को इसकी भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। मैं शेख साहब आपसे एक चीज और समझ लूं, आप हम सब लोगों में सबसे सीनियर और आपने सत्ता को ठीक से देखा है, सियासत समझिए। ये जो भी हो रहा है खाई, जो मुझे हम सब लोगों को एक डर ये है कि खाई इतनी ज्यादा चौड़ी ना हो जाए कि वो पाटना मुश्किल हो जाएगा। मतलब देश में ये सब होता रहता था, झगड़ा थोड़ा रहता था, हर जगह तो कुछ वो मन मुटाव रहता था, लेकिन खाई कभी दिलों की दूरी नहीं थी। लेकिन अब जो पिछले 9 साल से हम सब लोग देख रहे हैं कि रोज सुबह आपको इस तरह से देखा जाता है कि इस दूरी को बढ़ाओ, इस दूरी को बढ़ाओ, एक दूसरे के ऊपर नफरत करो, अविश्वास करो। इसका उपाय क्या होगा शेख साहब? मान लीजिए सत्ता आई गई, जो भी हुआ, लेकिन ये जो देश के साथ हो रहा है उसको कैसे डील करेंगे? पुष्टपनाही असर है इनको, ऐसे एलिमेंट को, तो ऐसे हालत में ये इसमें कोई तब्दीली आने का कोई इम्कान नहीं है। लेकिन जो 23 तारीख को जो अपोजिशन पार्टियां इकट्ठी हो रही हैं उनको इस मामले में विचार करना चाहिए, इस पर भी गौर करना चाहिए कि आखिर मुल्क के लिए, मुल्क के अंदर जो जिस तरह का वातावरण बना हुआ है तो इसका आखिरकार नतीजा क्या निकलेगा और इसको मुल्क के लोगों को भुगतना पड़ेगा। ऐसे हालत में मुझे लगता है कि जिस तरीके से ये कि इनके हक में, यहाँ तो जम्मू कश्मीर में कोई नहीं बोलता है, लेकिन एक आध आदमी कोई दिल्ली से भेजकर अपने हक में स्टेटमेंट दिलवा देते हैं। तो ऐसी हालत में मुझे नहीं लगता कि भाई इसमें कोई सुधार होने वाला है। जब गवर्नमेंट की सरपरस्ती हासिल है, जब गवर्नमेंट की एक पैटर्नेज है इसमें, तो ऐसी हालत में इसमें सुधार होने की बहुत कम इम्कान है।